Good morning everyone. So this is the 8th part of second chapter and today we'll discuss fruit and seed. So that fruit and seed formation is also the part of post fertilizing event. In the last video we had already talked about embryo and endosperm development. So now in post fertilizing event we'll discuss about fruit and seed. Okay. So the first point here is about the endospermic and non-endospermic seed. This we have already learned or studied in the last video कि हम इसके differences को कर चुके हैं. The next point, first I'll cover all the point of seed. So the next point is seed is covered with seed coat. Seed जो है उसके around seed coat present होता है and this seed coat is formed by integument and the seed coat is actually made up of two membrane. The outer integument forms the testa, which is the outer and thick membrane, and the inner integument form the membranous sheath-like structure, and that membranous sheath-like structure is called tegmen. Okay. Next point is about the dormancy. डॉर्मेंसी आपका क्या होता है बच्चा? डॉर्मेंसी टर्म आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया है इन द टॉपिक हार्मोन, प्लांट हार्मोन. एंड डॉर्मेंसी इज व्हाट इट इज सिंपली इन सिंपल टर्म्स वी आर कॉलिंग डॉर्मेंसी इज द रेस्टिंग फेज ऑफ प्लांट या बर्ड या स्पोर का जो रेस्टिंग फेज होता है उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं डॉर्मेंसी. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्टिंग फेज? रेस्टिंग फेजेस बचा कि जहां पर बर्ड जो होगा या फिर जो भी डॉर्मेंट सीड है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सीड, सो जो डॉर्मेंट सीड होगा वो रेस्टिंग फेज में है. मीन्स दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर taking place inside the seed is negligible. I have mentioned here no, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली बुक्स में लिखा होता है रेस्टिंग फेज जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाए, बट कभी भी पूरी तरह से नहीं रुकती बच्चा. सो यहाँ पर एग्जैक्ट टर्म होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो नेग्लिजिबल आपका काउंट में हो रही हो, तो वहां पर हम कहते हैं कि जो भी बर्ड है या सीड है वो किस फेज में है? डॉर्मेंट फेज में है. अब हम सीड की बात करें तो सीड डॉर्मेंसी कब होगी? जब सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाए एंड इट रिमेन्स अप टू 10 to 15%. उसके मॉइस्चर कंटेंट कितना हो? 10 से 15% हो. इतने कम मॉइस्चर पर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी, एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे. एंड एज द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, एंजाइम्स इनएक्टिव होते ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? नेग्लिजिबल हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी. एंड सीड डॉर्मेंसी इज बेनिफिशियल टू द सीड. एंड हाउ? ये सीड डॉर्मेंसी एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती. तो इट ओवरकम द एडवर्स कंडीशन कि मान लो आपका सीड जो है वो जर्मिनेट विंटर में होता है तो समर टाइम में वो क्या रहेगा? रेस्टिंग फेज में रहेगा. तो कभी भी एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन है उससे ओवरकम करने के लिए, एंड यहाँ पर जो भी इनर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसे डेजिगेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका सीड क्या होते हैं? डॉर्मेंट फेज में आपका मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट here I have mentioned about the difference between integument and testa. सिंपल टर्म्स है, हम इंटेग्यूमेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और अभी हमने टेस्टा के बारे में भी पढ़ा है. तो जो सिंपल पॉइंट है लाइक इंटेग्यूमेंट इज अ कवरिंग ऑफ ओव्यूल. जब हमने ओव्यूल पढ़ा था तो वहां हमने बात की थी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट. दे आर थिन 1 or 2 लेयर, 1 या 2 लेयर से बने हुए होते हैं. एंड यहाँ के सेल सारे कैसे होते हैं? लिविंग. एंड दिस इंटेग्यूमेंट इज फॉर्म एज अ प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर. फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल में, फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर था
वो आपका क्या था, इंटेग्यूमेंट था। और यही इंटेग्यूमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देंगे, सीड कोट बना देंगे। एंड ये इंटेग्यूमेंट आपके अराइज कहाँ से हुए, दिस एंड इज माइक्रोपाइल, जहाँ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं माइक्रोपाइल है। तो इसके ऑपोजिट चैलेजल है, चैलेजल ही एक्सटेंड होके क्या बनाता है, इंटेग्यूमेंट। तो अराइज फ्रॉम द चैलेजल एंड ऑफ ओव्यूल। Now the next is testa. It is the outer covering of seed. It is thick and one layered and cells are dead here. Cells क्या होंगे, dead होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, मीन्स ये कब फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड इज डिराइव फ्रॉम द आउटर इंटेग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आई हैव टोल्ड यू, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेंट बनाएगा। सो दिस इज सिंपल द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Now next is micropyle. Micropyle is the point of the part of seed which is involved in the exchange of gases. तो seed का वो part जो कि गैस एक्सचेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहलाता है माइक्रोपाइल। और बच्चा इसमें आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इस माइक्रोपाइल के साथ एक टर्म आता है हाइलम। एंड हाइलम इज व्हाट, इट इज द स्कार प्रेजेंट इन सीड, जो सीड पर प्रेजेंट होगा, विच शो कनेक्शन ऑफ ओव्यूल विथ फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो कनेक्शन दिखा है वही आपका क्या होता है, हाइलम होता है। लाइक इफ आई ड्रॉ अ सीड हेयर, दिस इज अ सीड, और इस सीड पर आपको ये एक डिप्रेशन दिखता है, दिस डिप्रेशन इज एक्चुअली हाइलम। ओके, ये हाइलम क्या दिखाता है, कनेक्टिविटी दिखाता है। एंड इनसाइड दिस हाइलम एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होगा, एंड दिस पोर इज एक्चुअली माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल इज एक्चुअली द पॉइंट जहां से क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। और अगर हम बात करें ओव्यूल में, तो ओव्यूल में आपका ये कहाँ था बच्चा, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, so this is the embryo sac, this is integument, एंड यहाँ पर ये स्टॉक थी फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल और ओव्यूल जो है उसके बीच में ये आपका एक कनेक्शन होता है, एंड दिस कनेक्शन इज हाइलम। सो ओव्यूल में आपका हाइलम, इस रीजन को कहते हैं, फ्यूनिकल के बाद हाइलम आएगा, और हाइलम के थ्रू ये फ्यूनिकल और ओव्यूल क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्रूट नाउ। तो फ्रूट हमने बात की, फ्रूट है क्या, फ्रूट को अगर हम टेक्निकली देखें तो फ्रूट क्या है, इट इज राइपन ओवरी, राइपन ओवरी को कह रहे हैं। एंड द फ्रूट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट आपके कौन से फ्रूट है, फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द पार्ट अदर देन ओवरी। अगर फ्रूट ओवरी से ही बना है तो वो तो आपका कहलाता है ट्रू फ्रूट। ओके, अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बना है देन दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर द फॉल्स फ्रूट एज दे आर मेड फ्रॉम द थैलेमस। आपका अगर हम एप्पल के ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है, एंड दिस इज द स्वेलन थैलेमस, जिसे हम रिसेप्टिकल और टॉरस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब ओवरी फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी राइप अप होती है, तो उसके साथ ये जो थैलेमस है इट ऑल्सो बिकम स्वेल अप, ये भी स्वेल होने लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से इस ओवरी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। एंड वी गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, दैट इफ विल कट द एलएस लेटरल सेक्शन ऑफ एप्पल, सो आपका दिस शेडेड पोर्शन इज द थैलेमस विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल। एंड हमें पता है ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। तो इनर मोस्ट ओव्यूल यानी कि इनर मोस्ट आपको मिलेगा सीड। सीड और ओव्यूल के अराउंड क्या होती है, ओवरी। तो इस सीड के अराउंड ये पोर्शन, दिस मेम्ब्रेनस, जिसे हम बेसिकली हटा देते हैं, एडिबल नहीं होता, तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द ओवरी। एंड आउटसाइड टू दिस ओवरी थैलेमस जो है वो आउटवर्ड की तरफ मूव कर इस ओवरी को कवर कर लेता है। सो दिस एडिबल पार्ट इज थैलेमस। ओके, इफ इज कट द एप्पल इन अ ट्रांसफर सेक्शन, तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या दिखेगा बच्चा, दिस इनर मोस्ट सीड होगी सेम।
अब सीड के अराउंड, सीड किससे बनी है? ओव्यूल से, तो ओव्यूल के अराउंड क्या है? ओवरी। तो सीड के अराउंड भी क्या मिलेगा आपको? फ्रूट मिलेगा, यानी कि ओवरी का पार्ट मिलेगा। और ओवरी को हम कहते हैं, ओवरी वॉल जो होती है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, एपिकार्प, और वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म पेरिकार्प, देन मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो सबसे अंदर सीड, सीड के जस्ट बाहर ओवरी की इनर मोस्ट लेयर होगी, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प। तो ये जो रेड पोर्शन है, दिस इज द एंडोकार्प। देन नेक्स्ट टू दिस एंडोकार्प मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है इट इज मेड अप ऑफ मीजो प्लस एपिकार्प, दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। तो जो हमने यहाँ पर ये बात की, दिस वन, तो यहाँ पर दिस लेयर इज मेड अप ऑफ पेरिकार्प एंड मेसोकार्प, और सीड के जस्ट अराउंड जो है वो प्रेजेंट होगा एंडोकार्प। सो यहाँ पर दिस इज द ओवरी वॉल, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज व्हाट? ओवरी wall or fruit wall we can say. And here this is the edible part which is thalamus, and as thalamus is a modified shoot, क्योंकि thalamus क्या है? मॉडिफाइड शूट है। तो इस थैलेमस तक वर्स्कुलर बंडल जो है कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पर ये एक आउटर मोस्ट सर्कल है विच इज शोइंग द वर्स्कुलर बंडल और द कनेक्टिव टिश्यू in this thalamus region. So this is the edible part of apple. Now the third point कि हमने फॉल्स और ट्रू फ्रूट की बात की, नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनो टर्म होता है जिसका मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नॉर्मली क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में एंड ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो देन दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो इट इज प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। अब सीडलेस हम कह रहे बच्चा, यानी कि ओव्यूल जो है उसकी हम बात नहीं करें, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ। और अगर सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ यानी कि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एम्ब्रियो जो है वो भी नहीं बना है। तो आपके सीडलेस फ्रूट है जहां पर हमें सीड मिल ही नहीं रहा। ओव्यूल हमने बात की ओव्यूल बना ही नहीं, ठीक है। तो ओव्यूल बनने से पहले ही आपका जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को हम सीडलेस भी बोलते हैं। सीडलेस यानी ओव्यूल नहीं बन रहा है, सीड नहीं बन रहा है। और इन्हीं को हम वर्जिन भी कहते हैं। वर्जिन आपके वो पर्सन्स होते हैं जो जिन्होंने कभी मेटिंग यानी फर्टिलाइजेशन ना किया हो। तो क्योंकि यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सीड नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका क्या कहलाते हैं? वर्जिन फ्रूट कहलाते हैं। एंड दे आर फॉर्म एज द फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस हियर, सो वी कैन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे बन रहे? दे आर फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि यहाँ डायरेक्ट ओवरी जो है, ओवरी को राइप अप किया जा रहा है अंदर ओवरी के अंदर। ओव्यूल से हमें कोई कंसर्न नहीं है। आपको ऐसे तरीके देखने हैं कि आप किस तरह से इस ओवरी को क्या कर सकते हो? राइप अप कर सकते हो, इसे पका सकते हैं, बस हमें ये देखना है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है स्टिमुलेटेड पार्थिनोकार्पी, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट कैसे बन सकता है? तो स्टिमुलेशन से बन सकता है। एंड द सेकेंड इज वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। तो पहले हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड पार्थिनोकार्पी। इट इज व्हाट? यहाँ पर क्या होता है बच्चा? पॉलन तो आती है, पहला कंडीशन है कि पॉलन आपका जो है पॉलन अराइव करेगी एंड पॉलन यहाँ पर क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी सिग्नल्स को एंड बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल पॉलन जर्मिनेट कर अंदर मूव नहीं हुई, सिर्फ इसका अराइवल हुआ, स्टिग्मा पर लैंडिंग हुई। लैंडिंग होते ही यहाँ पर स्टिमुलस मिल गया है और स्टिमुलस मिलते ही यहाँ कुछ सिग्नल्स आपके जो है वो वर्कआउट करने लगते हैं और उन सिग्नल्स की वजह से यहाँ पर आपका ओवरी जो है फाइटो हार्मोन्स बनने लगेंगे और ओवरी क्या है?
सिग्नल्स की वजह से क्या बनेंगे, फाइटो हॉर्मोन्स बनेंगे, प्लांट हार्मोन, और फाइटो हॉर्मोन्स इस ओवरी को क्या कर देंगे, राइप अप कर देंगे। तो यहाँ पर पहला है कि पॉलन की लैंडिंग जो है ऑन स्टिग्मा वह एज ए स्टिमुलस वर्क करे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि ये पॉलन मान लो आपका लैंडिंग के बाद जर्मिनेट हो गई, बट यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, मिड वे में ही अबॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको फर्टिलाइजेशन तो करवाना ही नहीं है। तो इन केस कई बार पॉलन लैंडिंग के साथ या फिर पॉलन जर्मिनेशन जो है वो भी स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, बट ये जो जर्मिनेशन है वो सून क्या हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है, और ये ट्यूब्स आगे वर्क नहीं कर पाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है तो इसकी वजह से कुछ सिग्नल्स जो है वो आपके सिग्नल्स रिसीव होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दो सिग्नल्स यहाँ पर फाइटो हार्मोन रिलीज होंगे एंड ओवरी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, राइप हो जाएगी। तो ये तो था आपका नेचुरल स्टिमुलेशन कि नेचुरली पॉलन तो आई लेकिन वो आपका फर्टिलाइज नहीं कर पाई, सिर्फ एज अ स्टिमुलेंट जो है हमने यूज की है। सेकेंड आपका होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम आर्टिफिशियली बाहर से क्या करते हैं, फाइटो हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं। एंड व्हाट फाइटो हार्मोन्स वी आर यूजिंग, तो प्लांट हार्मोन में बेसिकली हम ओवरी को राइप अप करने के लिए यूज करते हैं जिब्रेलिन एंड अलॉन्ग विद दैट ऑक्सिन। बच्चा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आपका हर प्लांट नहीं बना सकता, तो हमने बात की थी जैसे ऑक्सिन जब आपको पढ़ाया गया था 11th में, आई हैव टोल्ड यू दैट इन स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल, सो इन दो फ्रूट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी वजह से फ्रूट जो है सीड फॉर्म होने से, सीड सेटलिंग से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले ही ओवरी क्या हो जाती है, राइप हो जाती है। इसी तरह जिब्रेलिन जो है उसको भी हम एज अ फाइटो हार्मोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन जहाँ पर क्या हम यूज कर रहे हैं, फाइटो हार्मोन्स का यूज कर रहे हैं, एंड इसके अलावा साइटोकाइनिन भी यूज करते हैं। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने तो इथाइलिन पढ़ा था ओवरी को राइप अप करने के लिए। इथाइलिन बच्चा नेचुरल कंडीशन पे बनता है कि आपका नेचुरल कंडीशन पे जब एब्सिसिक जोन बनता है फ्रूट में कि फ्रूट टूटने वाला हो स्टॉक से, तो उस टाइम एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ही इथाइलिन की कंसंट्रेशन का बढ़ने का सिग्नल भी मिलता है, और इथाइलिन की वजह से जो ओवरी की वॉल है वो आपका सॉफ्ट हो जाती है। तो वो नेचुरल कंडीशन में था। बाहर से आप इथाइलिन को भी कर सकते हो, लेकिन जब हम इथाइलिन का स्प्रे कर रहे हैं, हम सीडीलाइज की बात नहीं कर रहे, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल बनता है। लेकिन इन हार्मोन को अगर हम स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर ओव्यूल बनने का इंतजार नहीं किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ही ओवरी की जो वॉल है वो सॉफ्ट हो जाएगी। इथाइलिन में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है। सो दीज आर द 3 हार्मोन्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, एंड व्हाट इज दिस, इज स्टिमुलेटेड पार्थिनोकार्पी जहां हमने स्टिमुलेशन दिया है। अब वो स्टिमुलेशन पॉलन का हो सकता है, जर्मिनेटेड पॉलन का हो सकता है, या फाइटो हार्मोन का हो सकता है। वेजिटेटिव क्या होती है बच्चा, यहाँ पर सीड लेस फ्रूट डेवलप होते हैं, बट यहाँ किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि हमें पॉलिनेशन, पोलन की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना हार्मोन की जरूरत पड़ी, जैसे पियर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी इज कंट्रोल एट जेनेटिक लेवल, कि यहाँ पर ओवरी राइप अप होने के लिए जेनेटिक लेवल पर भी आपके कुछ जीन्स और कुछ अलील्स होते हैं जो इसकी राइपनिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइक हर प्लांट में आपका अलग मिलेगा, कॉमन SDL आपका नाम का अलील होता है जो कि आपका इस ओवरी वॉल को सॉफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जेनेटिक लेवल पर जीन्स जो है वो ओवरी की राइपनिंग को कंट्रोल करे और वहां पर फर्टिलाइजेशन जैसे सिग्नल की जरूरत ना पड़े। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बस कि आपको ओवरी को पकाना है, बट अंदर आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मेल गैमेट तक नहीं बात आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके तरीके हो सकते हैं कि आपका किस तरह से ओवरी वॉल को सॉफ्ट करके उसे फ्रूट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। बच्चा दिस पार्थिनोकार्पी जो हमने अभी पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है प्लांट में, और इससे हमने बनाया क्या है, फ्रूट की फॉर्मेशन की है, बट उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं हुई, तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट सीड।
समवेयर इट इज ऑल्सो रिटर्न कि पार्थिनोकार्पी जो होता है ये आपका एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वहां पर हम इसे नाम दे देते हैं पार्थिनोजेनेसिस. सो इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट पार्थिनोकार्पी इज इक्विवेलेंट टू द पार्थिनोजेनेसिस, बट इट इज नॉट सो. बट ये ट्रू नहीं है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर सिमिलैरिटी है कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है प्लांट में, एंड दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. ठीक है, यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें है? एनिमल में है. जिनेसिस फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थिनो क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका? यहाँ पर बच्चा हम बात करते हैं एम्ब्रियो. और अगर हम एम्ब्रियो बात कर रहे हैं एनिमल्स में, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की. यहाँ नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. बट इन दिस केस यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट था वो कहाँ बनना था? सीड में. जब सीड ही नहीं बना तो यहाँ तो एम्ब्रियो बना ही नहीं. तो ये दोनों में क्या होती है? डिसिमिलैरिटी. पार्थिनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि फीटस एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है. बट इन केस ऑफ दिस यहाँ सिर्फ हमें फ्रूट मिला, नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिली, एम्ब्रियो नहीं मिला, क्योंकि हमें सीड ही नहीं बनाना. तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा. एंड दिस इज दिस सिमिलैरिटी बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस. नाउ दिस पार्थिनोजेनेसिस इट इज कॉमनली सीन इन, अगेन यहाँ पर भी कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो ये प्रोसेस दिखाते हैं. तो इट इज कॉमन इन केस ऑफ लिजर्ड. लिजर्ड में दिखता है. इट इज कॉमन इन टर्की. इट इज कॉमन इन रोटिफर्स. एंड रोटिफर्स आपने पहली बार टर्म सुना होगा. रोटिफर्स क्या है? तो रोटिफर्स बच्चा इन बिटवीन आपका ये डिवीजन आता है. जो आपके फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म थे, तो इनके करेक्टर ज्यादातर मिलते हैं आपके एस्क्लेहेलमिंथ यानी कि नीमेटोड से. बट इसे इन बिटवीन लिया जाता है क्योंकि कई करेक्टर नीमेटोड से इसके मैच नहीं करते. तो रोटिफर्स समवॉट आपका किससे मैच करते थे? एस्क्लेहेलमिंथ से. तो उनके बीच में आपका फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म के बीच में इन्हें स्टडी किया जाता है. फाइन. सो यहाँ पर रोटिफर्स में आपको मिलता है. एंड अलोंग विद दिस हनी बी में भी दिखता है. तो हनी बी में हम पार्थिनोजेनेसिस डिटेल में करेंगे आगे 5th चैप्टर में. बट यहाँ पर होता कैसे है हम देख लेते हैं. हम कह रहे हैं कि नया ऑर्गेनिज्म, जिनेसिस इज फॉर्मेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम formation of new organism without fertilization. Formation of new organism without fertilization. fertilization के without डायरेक्ट नया ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट इज योर पार्थिनोजेनेसिस. ना हनी बी जो होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड, और इन्हें हम जो कहते हैं कॉलोनी में रहती है तो इन्हें हम कहते हैं क्वीन. इसके साथ इनकी कॉलोनी में वर्कर्स और ड्रोन रहते हैं. अब ये हनी भी आपका यहाँ पर दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. एक तो नॉर्मल आपका होगा जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ हनी भी मियोसिस में जाएगी. आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म मियोसिस. मियोसिस से यहाँ गैमेट बनेगा एग, और मेल यहाँ पर गैमेट बनाएगा स्पर्म. दिस इज एंड ये फ्यूज कर यहाँ पर दोबारा से फीमेल हनी बी बना लेते हैं. ठीक है. लेकिन अगर ये हनी बी चले जाए, दिस हनी बी अंडरगो मियोसिस, और कई बार ये मियोसिस से डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या बन जाता है? मेल बन जाता है. एंड दीज मेल्स आर हैप्लॉइड. देखो दोनों में मियोसिस हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर एग फ्यूज कर जाए स्पर्म से तो वो तो बनाता है फीमेल. लेकिन अगर हनी भी मियोसिस में जाए तो यहाँ पर कई बार गैमेट डायरेक्ट किस में डेवलप हो जाता है? मेल में. एंड दीज मेल्स आर कॉल्ड ड्रोन. तो यहाँ पर देखो, यहाँ आपको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. पार्थिनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन है. तो इस केस में जहां फीमेल से मेल फॉर्म हुए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. सो नया ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हुआ है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. व्हाट इज दिस एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी? बच्चा एपोमिक्सिस नाम से ही क्लियर हो रहा है. एपो मीन्स क्या होता है? अवे. मिक्सिस मतलब मिक्सिंग से, यानी कि अवे फ्रॉम मिक्सिंग. यहाँ पर भी अवे फ्रॉम मिक्सिंग यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ही मिक्सिंग होती है गैमेट की. यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्पी, कार्पल यानी टर्म ओवरी से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्या बना? फ्रूट बना विदाउट फर्टिलाइजेशन. बट एपोमिक्सिस में हम बात करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर क्या बन रहा है? सीड. अब हमें ओवरी से कोई कंसर्न नहीं है कि ये फ्रूट बना पाए या ना बना पाए. हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सीड चाहिए, और ये सीड भी हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन चाहिए, यानी कि गैमेट का फ्यूजन करवाए बिना हमें सीड चाहिए. फाइन. सो यहाँ पर आपका क्या है? व्हाट इज हैपनिंग इन एपोमिक्सिस? सीड्स आर फॉर्म्ड, सीड बनेंगे, बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब बच्चा यहाँ सीड है, सीड है तो सीड के अंदर आपको क्या मिलेगा? एम्ब्रियो भी मिलेगा. लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो सीड और एम्ब्रियो मिला, एम्ब्रियो हमें ज्यादा नॉर्मली कैसे मिलता है कि फ्यूजन होता है गैमेट का, जायगोट बनता है, जायगोट आपका एम्ब्रियो बनाता है. यहाँ एम्ब्रियो तो बना है, लेकिन ना तो यहाँ फ्यूजन हुआ, ना ही यहाँ पर जायगोट बना. सीड में डायरेक्ट जायगोट बन रहा है, विदाउट डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो दैट प्रोसेस इज योर एपोमिक्सिस. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म होना एपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म होना पार्थिनोकार्पी. कंफ्यूज मत होना टर्म में. देन यहाँ पर एक टर्म है पॉलीएम्ब्रियोनी. दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियो टर्म, एम्ब्रियोनी टर्म है एम्ब्रियो के लिए. यानी कि अगर आपके सीड में, सीड किससे बना है? सीड बना है ओव्यूल से. ठीक है, तो एम्ब्रियो कहाँ बनते हैं भाई? ओव्यूल के अंदर ही बनता है. एम्ब्रियो सेक कहाँ है? ओव्यूल के अंदर है. तो इफ आई ड्रॉ इट हियर, ये हमारा एम्ब्रियो सेक था, एंड दिस एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, एंड ये ओव्यूल के अराउंड क्या थी? प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि इंटेग्यूमेन. तो एम्ब्रियो सेक इस ओव्यूल के अंदर बना है. फाइन. सो यहाँ पर बच्चा देखो, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका एम्ब्रियोज तो बन रहे हैं, लेकिन सीड जो है वो एम्ब्रियो बना रहा है. सीड किससे बना है? ओव्यूल से बना है. सो यहाँ पर ओव्यूल से सीड फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये है ओवरी, दिस इज द ओव्यूल. हम बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कि ये ओवरी जो है वो कन्वर्ट होगी फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और यहाँ पर जायगोट डिवाइड कर करके क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा एम्ब्रियो सेक के अंदर. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. तो सारी चीज विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको लेनी है. अब यहाँ एक और पॉइंट है, अगर हम बात करें ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन जहां ना हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन. तो एपोमिक्सिस क्या है? ये एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये स्टेटमेंट आ जाती है जस्टिफाई करने को. बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट हेल्प, कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट डू नॉट टेक प्लेस, बट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. एम्ब्रियो जर्नली फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. यानी अगर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता, फर्टिलाइजेशन हुआ होता, तब बनना चाहिए था एम्ब्रियो, बट यहाँ तो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एम्ब्रियो बन गया. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, इसलिए ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. लेकिन ये दिखने में कैसा है? सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ क्या फॉर्म हो रहे हैं?
एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दिखता कैसा है, ये लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, बट इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट बाय पास द फर्टिलाइजेशन। पर क्यों ये जो है ये एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्यों? क्योंकि बायपास कर देता है। बायपास होता है छोड़ देना, ये फर्टिलाइजेशन को छोड़ दिया है, बीच का एक स्टेप यहाँ पर गायब है और डायरेक्ट क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है। सो यहाँ पर अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर प्लांट बनेगा नेक्स्ट जनरेशन का, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो हमेशा क्लोन बनते हैं। सो यहाँ पर जो प्लांट डेवलप होता है वो हमेशा आइडेंटिकल होगा, किसके? जेनेटिकली वो सिमिलर होता है, किससे? वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है? पेरेंट प्लांट से आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग। सो आपको अब दिमाग में ये रखना है कि आप एम्ब्रियो कैसे बना सकते हो। एम्ब्रियो एक 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आपको ऐसे तरीके देखने हैं कि इस ओव्यूल में आप किस तरह से 2n स्ट्रक्चर बना पाए, एम्ब्रियो बना पाए और फर्टिलाइजेशन भी ना हो। तो इसमें पहला तरीका है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब ध्यान से समझिएगा बच्चा, यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म किए किसने? स्पोरोफिटिक सेल्स ने। स्पोरोफिटिक सेल्स किसके? ओव्यूल के। अब अच्छा यहाँ देखते हैं स्पोरोफिटिक सेल क्या है। स्पोरोफिटिक सेल मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वो सेल होंगे जो कि जेनेटिकली सिमिलर होंगे प्लांट बॉडी से, यानी कि ये ओवरी क्या है, प्लांट से अटैच है। तो ये ओवरी के सारे सेल कैसे है, प्लांट डिप्लॉयड है तो इसके सेल भी डिप्लॉयड, और आपका ये ओव्यूल जो है इसके अंदर इसके सेल भी डिप्लॉयड, सारे सेल डिप्लॉयड है, सिर्फ वही सेल हैप्लॉयड थे जहां पर मियोसिस हुआ। और मियोसिस से तो सिर्फ ये एम्ब्रियो सेक बना है। तो इस एम्ब्रियो सेक को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हैप्लॉयड मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सारे सेल्स आपके क्या है, स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि न्यूसेलस क्या था, इस ओव्यूल के ये जो एक्स्ट्रा सेल थे ये आपके सेल थे न्यूसेलस। फिर इन्होंने कहा इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट भी आपके क्या है, दिस इज ऑल्सो 2n डिप्लॉयड। देन दे हैव सेड माइक्रोपाइल एंड, तो माइक्रोपाइल एंड इस टिप रीजन के जो सेल्स हैं ये भी क्या है, ये भी आपके डिप्लॉयड है। एंड चैलेजल एंड, यानी कि ये वाले जो एंड है दिस वन, ये भी आपका क्या है, चैलेजल एंड भी आपका डिप्लॉयड है। तो इस एम्ब्रियो सेक को छोड़कर ये सारे सेल्स ओव्यूल के क्या है, सारे ही डिप्लॉयड है। तो अगर इन केस आपका एम्ब्रियो को छोड़ दीजिए, ठीक है, एम्ब्रियो छोड़ दिया और यहाँ पर कोई सेल वो मेच्योर होकर डिवाइड करने लग जाए और प्लांट बॉडी बनाने लग जाए, तो ये ओव्यूल तो सीड बनाएगा और इस सीड के अंदर कहीं पर भी प्लांट बने तो वो एम्ब्रियो ही कहलाएगा। अब वो प्लांट इससे एम्ब्रियो सेक से बन रहा है या फिर इन डिप्लॉयड सेल से बन रहा है, वो सारा है, क्या है, वो प्लांट ही है। तो यहाँ पर आपका सिंपल अगर हम ओवरऑल इसे जो है कंप्लीट करें तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर स्पोरोफिटिक सेल, आपको बस ये ध्यान रखना स्पोरोफिटिक कौन से हैं। स्पोरोफिटिक 2n से सीधा क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है और ये एम्ब्रियो भी क्या है, 2n है। तो दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड इट इज सीन इन योर मैंगो एंड सिट्रस। तो एक तो आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो गई। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका है डिप्लोस्पोरी या रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एंड व्हाट इज दिस डिप्लोस्पोरी और रिकरेंट एगैमोस्पर्मी? बच्चा यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि आपको एम्ब्रियो बनाना है यानी 2n बनाना है। आप कौन से सेल से बना सकते हो, ये ओव्यूल में ही, क्योंकि एम्ब्रियो तो ओव्यूल के अंदर ही बनेगा, तो ओव्यूल के अंदर ही आपको बनाना है सब कुछ, यहीं से देखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जब ये एम्ब्रियो सेक नहीं बना था तो ओव्यूल जो था वो कुछ इस तरह का था। हमने कहा था सारे सेल्स जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, यानी ये ओव्यूल था कि एम्ब्रियो सेक नहीं बना था इसके अंदर। तो मैं इस एम्ब्रियो सेक को रब कर देती हूँ। ये ओव्यूल स्टार्टिंग में इस तरह का था बच्चा और यहाँ सारे सेल्स इक्विवेलेंट थे, एक जैसे थे। फिर हमने कहा था यहाँ पर एक सेल मैच्योर होता है बाकियों से और ये आपका मियोसिस में जाकर क्या बनाया था, एम्ब्रियो सेक। अगर मैं बात करूँ ये जो सेल था, ये सेल था मेगास्पोर मदर सेल और ये भी क्या था, डिप्लॉयड था। अब इसे बनाना था एम्ब्रियो सेक, लेकिन अगर ये मेगास्पोर मियोसिस में जाए ही ना, ये कहाँ, ये कौन सा डिवीजन करने लगे, माइटोसिस।
मियोसिस। तो ये खुद तो डिप्लॉयड था, ये मियोसिस में ना जाकर माइटोटिक डिवीजन शो करता है और यहाँ पर सेल बनाता है, बहुत सारे यहाँ पर सेल बनाएगा जिन्हें हम एग सेल कहेंगे। वो डिवाइड होते रहेंगे और डिवाइड होकर ही वो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। अब देखो, आपको एम्ब्रियो को बस एक चीज रखनी है, ओव्यूल के अंदर रखना है आपको। तो ये सारी चीज ओव्यूल के अंदर ही चल रही है, यहाँ पर भी ओव्यूल के अंदर चल रही है, एम्ब्रियो तो ओव्यूल के अंदर ही बनेगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका कहलाती है, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बचा आपके डिप्लॉयड सेल से, एमएमसी क्या थे, डिप्लॉयड थे, डिप्लॉयड सेल से यहाँ पर क्या बना, एम्ब्रियो बना। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोगैमी, इसे हम कहते हैं डिप्लॉयड स्पोरोगैमी। तो ये एक तरीका है, इसे सिंपली डिप्लोस्पोरी भी कहते हैं। तो डिप्लोस्पोरी में आपका एक तरीका तो ये है, एमएमसी जो है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे। और क्या है तरीके, और यहाँ पर तरीका है बचा डिप्लॉयड एपोगैमी, जो है वो भी डिप्लोस्पोरी का ही पार्ट है। यहाँ पर सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के सेल एक्सेप्ट एग, एग को छोड़कर जो एम्ब्रियोसेक के सेल है वो आपका किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो डिप्लॉयड सेल बचा। अब डिप्लॉयड सेल तो यहाँ पर कौन से हैं, एक तो पोलर न्यूक्लियाई है, वो ही डिप्लॉयड है, ठीक है, वो बना सकता है। एंटीपोडल और सिनर्जिड्स होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन कई केस में वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर आपका बिहेव करते डिप्लॉयड सेल की तरफ, और वहां पर आपके वो एम्ब्रियो कंप्लीट फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में एग को छोड़कर अगर कोई और सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है तो वो आपका कहलाता है डिप्लॉयड एपोगैमी। एंड डिप्लॉयड एपोगैमी और डिप्लॉयड स्पोरोगैमी, ये दोनों किसके पार्ट है, ये पार्ट है डिप्लोस्पोरी के। ओके, एंड सी यहाँ पर आपका एक्सेप्ट एग को छोड़कर अगर यहाँ पर एक तो पॉलर सेल है, ये तो सीधा डिप्लॉयड बना देगा, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना देगा। कई प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं वो हैप्लॉयड भी होते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर टर्म है डिप्लॉयड, यानी बना आपका 2n से है, लेकिन यहाँ एपोगैमी भी शो कर सकता है कि आपका हैप्लॉयड भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ कई बार सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट n से n भी बना लेते हैं, या फिर आपका 2n कोई स्ट्रक्चर है वो n बना लिया, 2n से 2n बन जाए, सारा यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड एपोगैमी। नाउ नेक्स्ट इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में सिमिलैरिटी है, वहां पर भी स्पोरोफिटिक से हमने क्या बनाया था, एम्ब्रियो बनाया था। यहाँ पर भी स्पोरोफिटिक सेल है, तो स्पोरोफिटिक सेल तो सेम ही आएंगे भाई, ओव्यूल के अंदर स्पोरोफिटिक सेल तो सेम रहेंगे कि चैलेजल है, न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइल है, इंटेग्यूमेंट है, यही स्पोरोफिटिक सेल है। इससे आपका बनना है, वहां बना था डायरेक्ट एम्ब्रियो, बट यहाँ पर आपके बहुत सारे क्या बनते हैं, एम्ब्रियोसेक, बस ये डिफरेंस आता है बच्चा। वहां पर आप बात करेंगे एम्ब्रियो बने, यहाँ पर हम बात करते हैं एम्ब्रियोसेक। सो यहाँ पर ये जो है लाइक दिस, ये आपका इस तरह से दिख रहा है। तो एक तो आपका नॉर्मल एम्ब्रियोसेक बना है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियोसेक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होना था, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है एग से। हमने यहाँ पर क्या किया, ये बहुत सारे क्या बना लिए, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक बना लिए। अब ये एम्ब्रियोसेक जो है ये आपका डिप्लॉयड है, क्योंकि ये किससे बने हैं, स्पोरोफिटिक सेल से बने हैं। ये तो मियोसिस से बना होगा, जाइगोटिक एम्ब्रियो है ना, तो मियोसिस से जो बना है उसका हमें कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2n स्ट्रक्चर ही चाहिए। तो यहाँ पर तो एग सेल n है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक सेल, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस के यहाँ बहुत सारे एम्ब्रियोसेक बने, और ये एम्ब्रियोसेक जो है ये आपका क्या करते हैं, ये एम्ब्रियोसेक डायरेक्ट जो है माइटोटिक डिवीजन में जाकर कंप्लीट एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओव्यूल एक सीड है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्या बन जाएंगे, मल्टीपल यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये आपका कहलाता है एपोस्पोरी। इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चा, एपोस्पोरी अपोजिट है, यहाँ स्पोरी आ रहा है तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सेल से गैमेटोफाइट फॉर्म होना, तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर
गैमेटोफाइट डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम एपोमिक्टिक सीड के स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, वरना गैमेटोफाइट आपको हैप्लॉइड नेचर। यहाँ पर मियोसिस हम करवा ही नहीं रहे हैं। जब मियोसिस नहीं करवा रहे तो यहाँ जो गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो या फ्यूचर का प्लांट जो बन रहा है, तो वो फ्यूचर का प्लांट कैसे बन रहा है, वो आपका डिप्लॉयड जो आपका स्पोरोफिटिक सेल है वैसा ही बन रहा है। तो यहाँ डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट की विदाउट मियोसिस। मियोसिस नहीं हुआ तो स्पोरोफाइट भी 2n थे, एम्ब्रियोसेक भी 2n होगा। फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, तो यहाँ पर इन्होंने कहा वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव। जैसे ये एम्ब्रियोसेक था, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे नहीं बन रहा। वेजिटेटिव सेल या नॉन रिप्रोडक्टिव यानी न्यूसेलस वगैरह से बन रहा है, तो ये आपका डिप्लॉयड गैमेटोफाइट ही बनाएगा। और एग्जाम्पल जैसे न्यूसेलस जो है वो बना ले एम्ब्रियोसेक, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एपोस्पोरी कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एपोगैमी। एपोगैमी बच्चा यहाँ पर अब एपोस्पोरी का अपोजिट है, ये कुछ फर्न्स ही दिखाते हैं स्पेशल। एंड यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमारा तो स्पोरोफाइट का है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर फॉर्म्स दिखाएंगे जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, तो उसमें आपका स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक कंडीशंस दिखती हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन है, सब नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का सेम, किससे, फ्रॉम गैमेटोफाइट से, सॉरी उल्टा लिखना बच्चा, गैमेटोफाइट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, बट यहाँ पर भी फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो यानी फर्टिलाइजेशन ना हो। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेंगे वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे भी बन सकते हैं। और बेसिकली हम बात करते हैं एपोगैमी में सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स जो होते हैं वो आपके, यानी कि जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के जो एंटीपोडल और सिनर्जिड्स हैं वो आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो आपका एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल एग से होता है फर्टिलाइजेशन से, वो तो बनेगा जाइगोटिक एम्ब्रियो। और अगर इस जाइगोटिक एम्ब्रियो के अलावा और भी एम्ब्रियो है तो वो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हो तो वो आपका कहलाएंगे पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन की वजह से। क्योंकि हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सिग्नल होता है कि एक पॉलन ट्यूब ही एंटर कर पाती है, एक के बाद नहीं आता। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो तो सिंगल एक ही बनेगा। अगर इसके अलावा बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो वो आपके पॉली एम्ब्रियो जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बने हुए होंगे। फाइन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एलियम में दिखता है। So this is overall about your एपोमिक्टिक सीड एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा कि हाइब्रिड और एपोमिक्टिक सीड में से कौन से जो है वो बेटर होते हैं। तो बच्चा अगर हम बात करें हाइब्रिड सीड की, हाइब्रिड सीड क्या है, जहां पर आपने दो सुपीरियर, आपने 9th क्लास में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। आपने दो सुपीरियर पेरेंट उठाए, एक आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंट वेराइटी थी और दूसरे में प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो है सीड की वो अच्छी थी। आपने इन दोनों को क्रॉस कराया, क्रॉस कर कर आपको नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बना। ठीक है, इस प्लांट पर बहुत सारे आपके सीड आए। तो आप चाहते हैं कि अब जो प्लांट बना है इसके अंदर आपका क्या हो, पेरेंट के दोनों करेक्टर हो। तो वो तो हमें तभी पता चलेगा दोनों करेक्टर आए या नहीं आए कि जब हम इसके सीड्स को ग्रो करेंगे और ये करेक्टर हमें आगे भी दिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान लो 100 सीड है, उन 100 सीड को हमने फिर क्या किया, उन्हें हमने सिलेक्शन के लिए फिर से ग्रो किया। अब मान लो मैंने यहाँ पर किया था दोनों का, और मुझे एक से चाहिए था टेम्परेचर रेजिस्टेंट जीन, टेम्परेचर रेजिस्टेंट जीन, और दूसरे से मुझे चाहिए था प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जीन। ठीक है, बहुत सारे करेक्टर होते हैं प्लांट में, लेकिन मुझे ये दोनों करेक्टर चाहिए अपने प्लांट में। ठीक है, मुझे ये दोनों करेक्टर वाला प्लांट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ बच्चों इन 100 सीड में अलग अलग करेक्टर्स के प्लांट आए, लेकिन ये दोनों करेक्टर एक प्लांट में कहीं नहीं आया। ठीक है, ऐसा हो सकता है मुझे 10 सीड मिले, 10 सीड के अंदर आपके ये करेक्टर आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि आपने जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया, मिक्सिंग करवाई, तो उस मिक्स हाइब्रिड प्लांट को आपको उसके सीड जो है वो फर्दर आगे जनरेशन में ग्रो करवा के उनका सिलेक्शन करना पड़ रहा है। और यहाँ बहुत दिक्कत आती है कि पहले आपने ग्रो किया, पहले तो इनके सीड बनाए, ठीक है, इन दोनों को ग्रो किया, इनके सीड बनाए, फिर आपने जो सीड्स बने उन सीड्स को फिर ग्रो करके आपने करेक्टर चेक किए, फिर उसमें से प्लांट आपने सेलेक्ट किए कि इनमें करेक्टर आए हैं, फिर उन प्लांट में दोबारा अपने सीड जो है वो
फॉर्म होने के लिए उन प्लांट्स को लगाया और फिर दोबारा उसकी आगे की जनरेशन में देखा कि करेक्टर ऐसा तो नहीं कि एक जनरेशन में आकर अगली में हट जाए। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हाइब्रिड सीड बनाना आपको फिर कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि हर प्लांट का अपना सीजन होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप मतलब हर सीजन में ये चीज कर सकते हो। तो आपको सीड जो है दोबारा से ग्रो करने के लिए, लगाने के लिए फील्ड में वेट भी करना पड़ेगा। तो ये कॉस्टली भी हो जाता है, कम्बरसम यानी कि बहुत ज्यादा जो है वर्किंग भी हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क भी हो जाता है। एंड यहाँ दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर करेक्टर्स रिटेन नहीं रहते हैं ज्यादा साल तक। मतलब मुझे तो जो 10 सीड मिले जिनमें दोनों करेक्टर थे, जब इन 10 सीड को मैं बार बार लगाती रहूं, यानी इन 10 सीड से मैंने 10 पौधे लगाए, फिर उन 10 पौधों में जो सीड आए मुझे लगा कि ये करेक्टर तो उनमें भी रहेगा, तो मैं फिर उन्हीं के सीड को आगे लगाती रही। तो यहाँ पर रिटेन नहीं रहते। कुछ जनरेशन के बाद ये करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और मुझे एक प्लांट के अंदर दोनों करेक्टर नहीं मिलेंगे। और ये बच्चा सिंपल जेनेटिक्स है। आपने जेनेटिक्स में बेसिक आपका जेनेटिक्स पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, जहां पर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। F1 जनरेशन में तो आपको सारे टॉल प्लांट मिले थे और रेशो था आपका 4-0, यानी सारे चारों टॉल थे और रिसेसिव करेक्टर शॉर्ट कोई भी नहीं आया। लेकिन जब इस टॉल को ही आप आगे क्रॉस करते गए तो आपको तो ये लगा कि आगे टॉल ही टॉल आएंगे। बट वहां पर हुआ क्या था, F2 के अंदर 3:1 का रेशो आ गया, यानी 3 टॉल के साथ एक शॉर्ट प्लांट दिख गया। और यहाँ पर ये तो हमने 4 पौधों की बात की, 4 में एक पौधे की प्रोबेबिलिटी है कि वो छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि 1000 सीड है, तो 1000 सीड में भाई प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगी 1/4 करके, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मेरे प्लांट जो है वो खराब हो गए। तो यहाँ पर आपका करेक्टर्स जो है आपको हर साल नए सीड लेने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे बार बार ग्रो करो। फिर उसमें क्या है कि अगर आपने क्रॉप लगाई भी 1000 पौधों की और आपको सिर्फ कितने 600 पौधे ही ठीक मिल रहे हैं, तो वहां पर तो आपको घाटा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हाइब्रिड सीड जो है फार्मर्स को हर सीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट होता है, मतलब सेपरेट। दोनों एक साथ एक बार आए, फिर ये सेपरेट हो गए, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और फिर आपको अपना डिजायर करेक्टर एक प्लांट में नहीं मिलता है। फाइन। लेकिन अगर हम बात करें एपोमिक्टिक सीड आपके बेटर क्यों है, तो बच्चा एपोमिक्टिक इससे ज्यादा साल तक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे ज्यादा साल तक आपके वायबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि एपोमिक्टिक सीड बने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और एसेक्सुअल है तो ये अपने पेरेंट के क्या होंगे, कई जनरेशन तक अपने पेरेंट के क्या होंगे, क्लोन। लेकिन यही चीज है कि अगर हम ये करवाते रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, तो उसे हम एक जनरेशन को फिर आउट क्रॉस करा सकते हैं, मतलब बाहर की वैरायटी से क्रॉस करा सकते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेकिन ये है कि इसके कंपैरिजन में एपोमिक्टिक सीड आपके ज्यादा सालों तक चलते हैं, जबकि इन्हें आपको हर साल खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए फार्मर्स के लिए कौन से सीड बेटर है, एपोमिक्टिक। वाई? बिकॉज यहाँ पर करेक्टर्स रिटेन रहते हैं और सेग्रीगेट नहीं होते हैं फॉर मेनी जनरेशन, बट यहाँ पर आपका वो क्या हो जाते हैं, सून दे गेट सेग्रीगेटेड। तो ये जल्दी ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, कॉस्टली भी पड़ता है और आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, बहुत ज्यादा हैक्टिक वर्क भी हो जाता है, कंबरसन हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चा कुछ आपके क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के लिए कि आपको फ्रूट बताना है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सीड हो। जैसे वाटरमेलन है एक फ्रूट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड है, तो इसी तरह की आपकी कुछ वेराइटीज है। 2 लिखी हुई स्ट्रीगा और ऑरिब्रैंका, ये आपके एनसीईआरटी के बच्चा। इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर है कि ये दोनों ही क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है, यानी कि ये दोनों प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये दूसरे प्लांट के रूट से क्या लेते हैं, न्यूरिशमेंट लेते हैं। आपने इस तरह के एग्जाम्पल कुछ और पढ़े होंगे, 10th में कस्क्यूटा अमर बेल पढ़ी थी, ये आपकी क्या थी, ये स्टेम पैरासाइट थी। तो ये दूसरे प्लांट की स्टेम से नरिशमेंट लेने का काम करती है। इसी तरह आपके कुछ और रूट पैरासाइट है, जैसे सैप्रिया है, ये एक रूट पैरासाइट है। देन लेथेरिया है, ये भी एक रूट पैरासाइट है, तो ये भी आपके क्या है, दे आर ऑल्सो रूट पैरासाइट। देन आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सेंटेलम, ये आपका क्या है, ये एक
पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट मतलब टोटल तो होते हैं जो पूरी तरह से डिपेंड करेंगे दूसरों पर। पार्शियल है कि न्यूट्रिएंट ले लेगा रॉ मटेरियल किसी और प्लांट से, लेकिन फिर उस रॉ मटेरियल को यूज कर खुद का फूड बनाएगा। तो ये आधा जो है, आधा डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ बेसिक चीजों के लिए, कंपोनेंट के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करेगा। तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। एक कॉमन है लोरेंथस, ये बच्चा आप चेक करना, लोरेंथस आपका स्टेम पैरासाइट है या रूट पैरासाइट है। तो आपके ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना, आपके क्वेश्चंस नीट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं रूट पैरासाइट पर, ये कॉमन से आपके एग्जांपल से ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके कुछ पैरासिटिक प्लांट है, हम यहाँ पर बात करते हैं इन पैरासिटिक प्लांट के अंदर जो फ्रूट होता है उसमें बहुत ज्यादा सीड होते हैं। देन 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल। मल्टी कार्पल बहुत सारे कार्पल है, लेकिन सारे कार्पल एक दूसरे से क्या है, फ्यूज है, जुड़े हुए, उसका एक एग्जाम्पल दो। तो ये डायग्राम है सेकंड चैप्टर में, और डायग्राम के नीचे मेंशन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। तो पैपेवर एग्जाम्पल है। इसी तरह बहुत सारे कार्पल है, लेकिन वो कार्पल एपोकार्पस फ्री है एक दूसरे से। तो मिशालिया है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको 1 वर्ड के लिए क्या करने हैं, याद करने हैं। नाउ सी यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर नोटबुक। जितना भी करवा दिया है वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले पढ़े हुए हैं मुझसे, तो आपको पता है साइड बाय साइड आपको नोट बनाने होते हैं। सो आई स्टार्ट चेकिंग योर वर्क। ठीक है, आपसे मैं आपका काम चेक करूंगी बच्चा। ठीक है, तो आपको अपना काम कंप्लीट करना है। 2 days I am giving you for reading this chapter from NCERT. If you have any doubt in any line, you can send me the pic on WhatsApp, or you can tell me any topic if you are not getting that topic. तो आप बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी मैं दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर दूं सिंपल वर्ड्स में। सो आपको ये 2 दिन के अंदर चैप्टर पढ़ना है, एंड फॉर 2 days आई डिस्कस सम असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर 1 मार्क्स। और इस चैप्टर से आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। तो जैसे आपका एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है 5 मार्क्स में आता है पूरा, और PEN का जो डेवलपमेंट है 3 मार्क्स में आता है। देन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमने किए हैं वो डिफरेंसेस आ जाते हैं 3 मार्क्स में, 3 एक डिफरेंस आ गए किसी भी स्टेटमेंट के बीच में। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर थॉरोली विद इन 2 days। 2 दिन के बाद क्वेरी नहीं लूंगी मैं, और फिर पूछा तो पिटाई। ओके, तो जिनका काम पूरा नहीं है, काम करेंगे 2 दिन थॉरोली NCERT से रीड आउट करेंगे, एंड विद इन 2 days आप मुझे बताएंगे, वरना छूट जाएगा ना चैप्टर, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर कंफ्यूज होगे। तो विद इन 2 days यू विल गिव मी योर क्वेरीज एंड आई विल टेक देम। ओके, थैंक यू सो मच।